कालीन भारत के इतिहास को समझने के लिए हम लोगों ने पहले जो लेक्चर था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत को देखा था। सल्तनत कालीन साहित्यिक स्रोतों को हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था। यह लेक्चर 2 है जिसमें कि हम लोग पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को देखेंगे। हमने अपने सुविधा के अकॉर्डिंग 3 पार्ट इसके किए थे। पहले पार्ट में साहित्यिक स्रोत को रखे थे, दूसरे में हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत को रखा है और तीसरे में विदेशी यात्री वृत्तांत को रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग 2 स्रोतों को समझेंगे, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्री के वृत्तांत को। पहले पार्ट में हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत को देख लिए हैं। सल्तनत कालीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तत्कालीन समय में भग्नावशेषों को देखकर सल्तनत कालीन कलात्मक प्रगति एवं राज की समृद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस समय की महत्वपूर्ण इमारतें जैसे कुवैत उल इस्लाम, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, फिरोज शाह कोटला इत्यादि, हम लोग डिटेल्स में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो ये हमारा शुरुआत ही है। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तब डिटेल्स में एक एक चीज़ को समझेंगे और करेंगे। कलात्मक प्रगति के प्रतीक चिन्ह भी इनमें शामिल होंगे पुरातात्विक स्रोतों में। सल्तनत काल में मस्जिदों एवं अन्य भवनों की दीवारों पर फारसी में अभिलेखों की खुदवाए गए, परंतु शाही अभिलेखों की संख्या बहुत कम है। पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि एंशियंट टाइम में होता था, यहाँ पर मेडिएवल टाइम में नहीं होगा। कुछ चीजें जो है मस्जिदों पे गुदवाई गई हैं, लेकिन अभिलेखों के तौर पर बहुत कम हमें साक्ष्य मिलते हैं। अधिकांश अभिलेख व्यक्तिगत हैं, तथापि उनमें शासकों के नाम और तिथियों का भी उल्लेख मिलता है। पुरातात्विक स्रोतों के विवरण को हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग अभिलेख को लेते हैं। भद्रेश्वर जो कि गुजरात में है, यह एक अभिलेख है जो कि फारसी तथा अरबी भाषा में लिखा हुआ सल्तनत काल के पूर्व का यह है। भद्रेश्वर जो है अभिलेख, यह फारसी और अरबी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन यह सल्तनत काल से पूर्व का है। लेकिन इससे भी कुछ जानकारी हमें सल्तनत काल की मिलती है। बंगाल के कुछ शासक हैं जिनमें कि फिरोज, शमसुद्दीन फिरोज और अलाउद्दीन फिरोज हैं। बिहार के सुल्तान हैं जिसमें कि मोहम्मद शाह सूर, निजाम शाही बुरहान तृतीय, यह 2 लोग हैं जिनका की डिटेल्स हमें अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। बंगाल के शासक जिसमें कि शमसुद्दीन फिरोज तथा अलाउद्दीन फिरोज हैं, तथा बिहार के सुल्तान मोहम्मद सूर और निजाम शाही बुरहान तृतीय के स्थायित्व के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों के द्वारा ही मिलती है। शाही महिलाओं के बारे में भी जानकारी सिर्फ अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। अकबर के कुछ अभिलेख ईरान के राज दरबार का वर्णन करते हैं, जो किसी भी ऐतिहासिक रचना में वर्णित नहीं है। सर्वाधिक पुराना उर्दू का अभिलेख 16वीं शताब्दी का है। शिलालेखों पर छोटे छोटे राजवंशों का भी वर्णन है, जैसे जालौर तथा संकोरा के चौहान, बुंदेलखंड के चंदेल, कलिंग के गंग शासक, गुजरात के चालुक्य शासक, उड़ीसा के गणपति, देवगिरी के यादव तथा वारंगल के ककातीय। नेक्स्ट हम लोग मुहर के बारे में जानेंगे। अभिलेखों के बारे में जानने के बाद विभिन्न राजाओं की मुहरों पर निम्नलिखित राज चिन्ह अंकित किए गए थे। फिर आते हैं सिक्के। सल्तनत कालीन सिक्के भी इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सबसे प्राचीन सोने तथा चांदी के टंकों पर दौड़ते हुए घुड़सवार का चित्र है, जो बख्तियार खिलजी की बंगाल विजय से संबंधित है। दौड़ते हुए घुड़सवार का चित्र जो है वो बख्तियार खिलजी जब वो बिहार पर अटैक करता है तो उस समय का यह एक सिक्का है। इससे पहले बख्तियार खिलजी के आक्रमण से पहले सिक्कों को दिल्ली वाल कहा जाता था। बंगाल के चंद्रों ने जारी किए थे चांदी के सांड तथा त्रिधारी प्रकार के सिक्के। इल्तुतमिश ने सिक्कों को मानक रूप प्रदान किया। चांदी के सिक्कों को इसने टंका कहा, जो कि 48 जीतल के बराबर था। फिरोज शाह तुगलक ने अधा जो कि हाफ जीतल और बीख जो 1/4 यानी कि 1/4 जीतल के बराबर था, इन सिक्कों को जारी किया। शेर शाह के समय तक उत्तर भारत में चलने वाला प्रमुख सिक्का था विलियम सिकंदरी, जो तांबे और चांदी के मिश्रण से बना हुआ था। शेर शाह ने चांदी का रुपए 180 ग्रेन जारी किए, जिसे अकबर ने 178 ग्रेन का मानकीकरण कर दिया था। शेर शाह सूरी के समय में रुपए एवं जीतल का जो अनुपात था वो 1:64। हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब मुगल टाइम में और शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे तब। अकबर ने शेर शाह के तांबे के सिक्के को अपनाया तथा इसे दाम कहा। इसे क्या कहा? अकबर ने दाम का नाम दिया। विजयनगर के सिक्के खून पर आधारित हैं, जिसे पुर्तगाली लोग पागोडा कहते थे, और यह सोने का था। इसे वराहा भी कहा जाता था। मुगलों ने सोने की मुहर और असरफी जारी किए। अकबर ने अपने 1 रुपए का मानक अनुपात 40 दाम निश्चित किया। अकबर के सिक्कों पर इलाही युग खुदा था। सिक्कों को देखने के बाद हम देखेंगे ताम्र पट्टिकाएं। कुछ ताम्र पट्टिकाएं हैं जिनका की नाम हम जानेंगे। निम्न ताम्र पट्टिकाओं से हमें इस काल का इतिहास मालूम होता है, जिसमें कि लिडेन की बड़ी पट्टिकाएं जो कि राज राजा चोल की है। नेक्स्ट है क्रांति पट्टिका और तेरुवलंगनाडु पट्टिका, जो राजेंद्र चोल के द्वारा लिखाई गई थी पट्टिका। नेक्स्ट है अनबिल पट्टिका, जो कि सुंदर चोल के द्वारा की गई थी। उत्तरमेर पट्टिका, जो परांतक प्रथम जो कि चोल राजा थे उनके द्वारा ये लाई गई थी। केंद्रपतन पट्टिका नरसिंह द्वितीय जो गंग साम्राज्य के थे उन्होंने किया था। नेक्स्ट है पैठन तथा पुरुषोत्तम पुरी ताम्र पट्टिका, रामचंद्र देव जो कि देवगिरी के यादव साम्राज्य से थे। मेवाड़ की गुहिल पट्टिका जो राजस्थानी भाषा में है, और विजयनगर के अभिलेख जो संस्कृत भाषा में है। ये सारी चीजें जो है ताम्र पट्टिका है, इससे भी हमें हिस्ट्री के ज्ञान होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे विदेशी यात्री वृत्तांत।
विदेशी यात्री वृत्तांत में भारत और विदेशों के गहरे संपर्क के कारण समय समय पर अनेक विदेशी यात्री भारत आते रहे हैं। इन लोगों के यात्रा वृत्तांत से भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है, क्योंकि इन्होंने डिटेल्स में विवरण किए हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे विदेशी यात्री वृत्तांत में, जो विदेशी यात्री है वो है अल मसूदी, जो कि 957 में भारत में आता है। यह अरब यात्री था। इसने प्रतिहार राज का दौरा किया। इसने अपनी पुस्तक महजुल जहाब में अपनी यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत की है। तो अल मसूदी को एक जियोग्राफर के भी रूप में हम लोग जानते हैं। इनकी पुस्तक है महजुल जहाब। नेक्स्ट अल बरूनी, ऑलरेडी लेक्चर 1 में भी अल बरूनी के पुस्तकों के बारे में हम लोगों ने जाना है, तो आप उस लेक्चर को देखने के बाद ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। तो सबसे पहले अल बरूनी, जो कि 1024 से लेकर 30 ईस्वी तक भारत में रहते हैं। भारत आने वाले प्रमुख अरब यात्रियों में अल बरूनी उर्फ अबू रेहान, इनका नाम अबू रेहान भी है। इनके पुस्तकों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने यहां रहते हुए खगोल विद्या, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, संस्कृत, ज्योतिष आदि जितनी सारी विद्याएं हैं लगभग इसने सीखी, और यह अरबी और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञाता था अल बरूनी। अब हम देखेंगे चाओ जू कुआ। चाओ जू कुआ 1225 से लेकर 1254 ईस्वी तक यह भारत में रहता है। यह चीनी व्यापारी और यात्री था। इसकी पुस्तक का जो नाम है वो है चू फान ची। चू फान ची नामक पुस्तक में इसने दक्षिण भारत, जिस समय चोल राज थे, और चीन के वाणिज्यिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यह देता है। नेक्स्ट, जो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, मार्को पोलो, यह 1292 से 93 के बीच में भारत में रहता है। यह वेनिस शहर का निवासी था, जो इटली में है, इसलिए यह इतालवी यात्री था जिसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। पांड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर के शासन काल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। इसने पांड्य साम्राज्य की समृद्धि, विदेशी व्यापार एवं सम्राट की न्याय व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अर्थात कि मार्को पोलो ने काफी पांड्य नरेशों की प्रशंसा की है। नेक्स्ट अपना इब्न बतूता का रहला भी हम लोग देख चुके हैं इससे पहले। 1333 से लेकर 47 के बीच में यह भारत में रहता है। यह मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत की यात्रा की थी। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा स्मरणों का संकलन प्रकाशित किया है। नेक्स्ट अपना यात्री है निकोलो कोंटी, जो कि 1420 से लेकर 21 के बीच में भारत में रहता है। निकोलो कोंटी एक इटालवी यात्री है, जो विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला इटालवी यूरोपीय यात्री था। जो देवराय प्रथम, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, देवराय, उनके शासनकाल में यह आया था। कुंटी ने विजयनगर के शहर, उसके दरबार, वहां की प्रथाओं, मुद्रा, त्योहारों तथा अन्य विषयों का बड़ा विशद वर्णन किया है। नेक्स्ट है अब्दुल रजाक। निकोल कॉन्टी के बाद अब्दुल रजाक, जो कि फारसी एक यात्री है, यह अर्थात कि फारसी का मतलब यह ईरान का है, जो 1443 से 44 के बीच में देवराय द्वितीय के शासनकाल में यह विजयनगर साम्राज्य में आता है। यह कालीकट के जमोरिन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया हुआ था। शाहरुख उस समय ईरान का शासक था, इसी का अब्दुल रजाक एम्बेसडर था। यह 1443 ईस्वी में ही देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी अब्दुल रजाक ने। कई बार क्वेश्चन पूछे हैं कि अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय द्वितीय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे और समझेंगे। 4 वंशों का यह कंबाइंड फॉर्म था विजयनगर, जिसमें कि पहला जो था वो संगम वंश था, और संगम वंश के ही देवराय द्वितीय थे। नेक्स्ट अपना जो यात्री है वो है एथेनेसियस निकितिन, जो कि 1470 से लेकर 74 के बीच में यह भारत में आता है। यह रूसी यात्री है, जो कि घोड़े का व्यापारी था। इसने मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी राज की यात्रा की। यह काफी समय तक विदर में रहा। इसके वृत्तांत में बहमनी शासन के अधीन राज दरबार, सेना और लोगों की दशा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट अपना यात्री है दुआर्टो बारबोसा, जो कि 1500 से लेकर 1516 तक यह भारत में रहता है। यह पुर्तगाली व्यापारी है। यह भारत में 1500 ईस्वी से लेकर 1516 ईस्वी तक पुर्तगाली अधिकारी के रूप में रहता है। 1502 ईस्वी में कानानोर में पुर्तगाली अभिकर्ता के रूप में रखा, और बाद में पुर्तगाली गवर्नर अल बकूर के दुभाषिया के रूप में भी इसने काम किया। इसने कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। कृष्णदेव रॉय के शासनकाल, जो विजयनगर साम्राज्य के हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। नेक्स्ट है बार्थेमा, जो कि 1502 से लेकर 8 के बीच में भारत में रहता है। यह भी पुर्तगाली व्यापारी है। यह एक वीर सिपाही और महान पुर्तगाली यात्री था। बार्थोमा जो है एक सिपाही और महान यात्री था, जो पुर्तगाल द्वारा सम्मानित भी किया गया था। इसने 1502 से लेकर 1508 के बीच में भारत की यात्रा की और अपने अनुभवों का विशद उल्लेख किया है। नेक्स्ट है डोमिगो पायस, जो कि 1520 से 22 के बीच में भारत में रहता है। यह भी पुर्तगाली है। यह कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में विजयनगर में आता है। यह पुर्तगाली यात्री जो पायस है, वो कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करता है। पायस ने विजयनगर के वैभव को जैसा देखा, वैसा उसके बारे में आख्यान, किंवदंतियों और कथाओं आदि के यथावत वर्णन किया है। पायस की कथा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासन का आंखों देखा हाल मिलता है। नेक्स्ट है फर्नांडिस नूनीज। फर्नांडिस नूनीज जो है, यह 1535 से लेकर 37 के बीच में भारत में रहता है। यह पुर्तगाली व्यापारी था और यह घोड़े का व्यापार करता था। यह विजयनगर साम्राज्य में 3 वर्ष रहा। यह विजयनगर शासक अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर में यह आता है। नेक्स्ट अपना यात्री है सीजर फ्रेडरिक, जो कि 1567 से लेकर 68 तक भारत में रहता है, और यह तालीकोटा युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, उसके बाद आता है भारत में, और
तालीकोटा युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का यह भ्रमण करता है तथा इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर अपनी टिप्पणी करता है, क्योंकि तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट अपना यात्री है रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच पहला यह ब्रिटिश है जो कि भारत में आता है और भारत के साथ साथ यह बिहार में भी यात्रा करता है। तो फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला यह पहला अंग्रेज व्यापारी था जो कि 1583 से लेकर 91 के बीच में भारत में रहा था। इसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया। यह मुगल शासक अकबर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है विलियम हॉकिंस जो कि 1608 से 11 के बीच में आता है। जेम्स प्रथम का यह राजदूत था और 1605 से लेकर 27 के बीच में जहांगीर का राज था, तो इसी के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आएगा। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह शाही दरबार में 1608 से 1611 ईस्वी तक 3 सालों तक रहा था। सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस को यथोचित सम्मान किया तथा उसे 400 का मनसब भी प्रदान किया था। यह भारत में अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए भारत आया था। नेक्स्ट है एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी जो 1616 से लेकर 1619 तक यह सर टॉम सरो का पादरी था तथा जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। हम लोग मुगल में भी टेरी को देखेंगे। फिर है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर और फिर है फ्रांसिस वर्नियर जो कि 1656 से लेकर 1657 के बीच में आता है। वर्नियर यह फ्रांसीसी पेशे से चिकित्सक था। यह जहां के दरबार से संबंधित था और दारा सिकों और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकारी लड़ाई का साक्षी भी था। तो यह अपना सेकेंड लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने सल्तनत कालीन पूरे जो भी सोर्सेस हैं उसको समझने के लिए, जिसमें कि साहित्यिक सोर्स, पुरातात्विक सोर्स और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत हम लोगों ने एक देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में देखेंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर।